Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will start with the another class of the biomolecules, and it is the another important class for the living system, and this is the nucleic acids. There are two important nucleic acids in living organisms, and those are the DNA and the RNA. आप सभी ने DNA और RNA सुने होंगे. हम इनकी स्ट्रक्चर्स और इनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में. इन द यूनिट 2 वी हैव डिस्कस द कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव डिस्कस द लिपिड्स and we also discuss the proteins. So along with these three biomolecules, there are the another important class of the biomolecules which is called the nucleic acids. The DNA and RNA jointly called the nucleic acids. DNA भी RNA भी दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं. ठीक है. DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और कुछ वायरसेस में RNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है DNA के बारे में. सेकेंड यूनिट में हम इसकी कंपोजिशन या इसके बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट एज ए बायोमोलिक्यूल. सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द DNA और द RNA. देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसका एक पर्टिकुलर मेन्यू या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिससे वो बना हुआ है. ठीक है. लाइक हमने जब बात करी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर से बने होते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं. सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होते थे, जॉइन होके वो डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बन सकते थे. इसी तरह से जब हमने बात करा प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स हमने देखे अमाइनो एसिड से बने होते थे, उनके बीच में बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती थी. इसी तरह से जब हमने लिपिड देखे, तो लिपिड हमने देखे फैटी एसिड से बने होते थे. तो अगर हम DNA या RNA की बात करते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं और इनके भी डिफरेंट सब यूनिट्स हो सकते हैं जिनसे ये बने हुए हैं. तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या केमिकल कंपोजिशन हो सकता है जो DNA या RNA को फॉर्म करते हैं. जिस तरह से किसी भी थिंग को फॉर्म करने के लिए उसके सब यूनिट्स होते हैं. लाइक किसी घर की बात करें तो घर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. सीमेंट होगी, ईंट होंगे, ठीक है, आपके सरिये हो सकते हैं. फिर कंबाइंडली जो है एक रूम या और फिर आपके पूरा जो है घर तैयार होता है. सेम उसी तरह से आपका DNA के अंदर टोटल 3 थिंग्स होती हैं: शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस एंड द फॉस्फोरिक एसिड. देयर आर 3 थिंग्स. वन विल बी द शुगर, second will be the nitrogenous bases, and third will be the phosphoric acid. ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स होते हैं. शुगर्स भी मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. नाइट्रोजनस बेस भी मॉलिक्यूल होते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन हो, इसलिए नाइट्रोजनस बेस बोला इनको. फॉस्फोरिक एसिड भी एक मॉलिक्यूल है. इट इज़ ए एसिड एंड इट विल कंप्राइज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज द फॉस्फोरस. सो ये 3 चीज़ें होती हैं टोटल DNA में: शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड. पहले हम इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ें मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. न्यूक्लियोटाइड, ठीक है. ये जो न्यूक्लियोटाइड होती है ये बिल्डिंग ब्लॉक होती है DNA की. जब हम DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपने डायग्राम्स में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर. DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से 2 हेलिक्स होते हैं. तो इनमें ये हेलिक्स जो है आपके न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए हैं. ये न्यूक्लियोटाइड्स जिस तरह से अमीनो एसिड्स बने हुए थे, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है. तो ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड ही किस तरह से बनता है, ठीक है, उनकी यूनिट क्या है, किस तरह की दिखती हैं. फिर हम बात करते हैं DNA या RNA. तो DNA और RNA दोनों में ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. DNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ATGC, अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. RNA में T नहीं होता, RNA में T के प्लेस पे U होता है. एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. एडेनिन यूरेसिल इन प्लेस ऑफ द थाइमिन इन द RNA. ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 कॉमन होते हैं. थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल आ जाता है RNA में. सेकेंड थिंग, जब DNA और RNA दोनों ही शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से बने हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होगा? फिर तो सेम हो गए DNA RNA. तो डिफरेंस होता है उनकी शुगर में. DNA के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है. DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज़ ऑल्सो ए न्यूक्लिक एसिड. RNA इज़ ऑल्सो ए न्यूक्लिक एसिड.
सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में अगर हम डीऑक्सी और जोड़ दें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो डीएनए बन जाता है। इट मीन्स इसकी जो शुगर है वो तो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए की, इसलिए हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। और आरएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सी नहीं होती, वो राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी होने का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ध्यान रहे डीएनए में जो शुगर होगी वो डीऑक्सी राइबोज होती है, आरएनए में जो होगी वो राइबोज। तो फर्स्टली हम शुगर से ही स्टार्ट करते हैं। तो 3 कंपोनेंट मैंने बताए, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड दी फॉस्फोरिक एसिड। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट दी शुगर्स। डीएनए का एक कंपोनेंट शुगर हमेशा 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। इनको हम राइबोज शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर, क्योंकि टोटल 5 कार्बन है तो पेंटोज शुगर होगी। और शुगर्स मोनोसेक्राइड होते हैं, ध्यान रहे। कैसा मोनोसेक्राइड है? 5 कार्बन का। 6 कार्बन के मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। पेंटोज शुगर होती है हमेशा। ये पेंटोज शुगर 2 तरह की हो सकती है, ये डीऑक्सी राइबोज हो सकती है और राइबोज हो सकती है। तो मैं पहले राइबोज ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये यहाँ पे 5th होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन के कार्बन पे होता है H और OH, सेकंड पोजीशन के कार्बन पे होता है H और OH, थर्ड पे भी HOH, फोर्थ पोजीशन के कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ होता है CH2OH, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इट विल बी फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। CH2OH में जो कार्बन है ये 5th कार्बन है, इसीलिए 5 कार्बन की शुगर है पेंटोज शुगर। अब हमने ध्यान देना है ये जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे HOH है, तो अगर HOH है इट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब तो ये राइबोज शुगर है। हम ध्यान देंगे सेकंड प्राइम पोजीशन पे, दूसरे कार्बन पे। केवल अगर कार्बन ड्रॉ करूँ तो इस तरह से दिखते हैं ये साइक्लिक फॉर्म के अलावा, HOH, यहाँ एक कार्बन होता है, यहाँ भी HOH है, ठीक है। जिस पे हम कार्बन दिखाते नहीं साइक्लिक फॉर्म में। तो अगर H और OH प्रेजेंट है यानी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे, तो ये एक राइबोज शुगर है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे सेकंड कार्बन पे H और H ही होता, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे OH नहीं है, इट मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है, तब ये शुगर क्या कहलाती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना है हमने, डीएनए के अंदर जो शुगर्स होती हैं पेंटोज शुगर्स वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती हैं। आरएनए के अंदर जो शुगर्स होती हैं वो राइबोज शुगर होती है, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं होती, उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और किस पोजीशन पे? सेकंड कार्बन पोजीशन पे। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये चीज़ नोटेबल है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ दी शुगर्स। शुगर्स होती हैं 2 टाइप की, राइबोज शुगर एंड दी डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिनके अकॉर्डिंग हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। डीएनए में भी और आरएनए में दोनों में ही होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस इस तरह के बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और ये खुद 2 तरह के होते हैं। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं प्यूरिन्स, एक को हम बोलते हैं पायरिमिडीन्स। द प्यूरिन्स एंड दी पिरिमिडीन्स। जो न्यूक्लियोटाइड हम जनरली बोलते हैं ATGC, जिनसे डीएनए और आरएनए बने हुए हैं, वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वो एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस ही हैं। लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जब शुगर और फॉस्फेट और अटैच हो गया तब वो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है। तो ये जनरली नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेस ही डिसाइड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ATGCU। ये मैं रिपीट लिख देता हूँ। ATGC तो होते हैं डीएनए के नाइट्रोजनस बेस, और AUGC होते हैं आरएनए के। तो 3 तो देखिए कॉमन है, A, G और C। डीएनए है तो थाइमिन होता है, आरएनए है तो यूरेसिल होता है, उसी के प्लेस में, थाइमिन के प्लेस पे, ठीक है। एडेनिन एंड थाइमिन आर कॉम्प्लीमेंट्री। एडेनिन और थाइमिन आपस में बाइंड करते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बाइंड करते हैं, ये हमने पहले भी बताया। जहाँ पे A प्रेजेंट होगा कहीं भी पूरे डीएनए के सीक्वेंस में, सपोज ये 2 डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ अगर A है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री T होता है, G के कॉम्प्लीमेंट्री C होता है दूसरे स्ट्रैंड पे, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं हमेशा और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमने केवल समझना है नाइट्रोजनस बेस क्या है, तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया और 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ATGCU, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। टोटल 5 तरह के हो गए।
दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन होते हैं दो, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन्स की क्या खासियत होती है, प्यूरिन में दो रिंग्स होती हैं, दिस इज़ द वन रिंग, दिस इज़ द अनदर रिंग, 2 1 2। पायरिमिडीन्स जो होते हैं उनमें सिंगल रिंग होती है। ओके, प्यूरिन्स होते हैं दो, ए और जी, कंफ्यूज नहीं होना है, बाइंडिंग टी के साथ होती है, लेकिन नाम से पता चल रहा है प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। तो प्यूरिन्स हैं ये दोनों, ए और जी। जबकि पायरिमिडीन्स क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। द थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये तीन क्या हैं, पायरिमिडीन्स हैं। एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है, प्यूरिन्स हैं, ठीक है। प्यूरिन में टोटल 2 रिंग होती हैं, 9 पोजीशन होती हैं, ये 6 पोजीशन हो गई। हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर सेकेंड रिंग पे नंबरिंग में चले जाएंगे हम, 7 8 9। फर्स्ट पोजीशन पे भी नाइट्रोजन होता है, ध्यान दें यहाँ पे। 9th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन होता है इसकी में, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है प्यूरिन का। आप एडेनिन, ग्वानिन, इनके डिफरेंट फार्मूले होते हैं, लेकिन हमने जनरल फार्मूला याद रखना है। ये प्यूरिन का फार्मूला है, 2 रिंग्स होती हैं, 9 पोजीशंस होती हैं टोटल, ठीक है। ये 9th पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको, अभी हम इसको एज ए नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे हैं। तो 2 तरह के हो गए, प्यूरिन एंड सेकेंड इज़ द पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो होते हैं वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट पोजीशन होती है यहाँ से, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, हेयर इज़ द नाइट्रोजन। फिर हम इस तरह से नंबरिंग करते हैं, 2nd 3rd 4th 5th 6th। ध्यान रहे एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है इसमें, प्यूरिन्स में 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्लॉकवाइज होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सिंगल रिंग है, ये पायरिमिडीन्स हैं। तो चाहे थाइमीन हो, साइटोसिन हो या यूरेसिल हो, ये सब क्या होंगे, पायरिमिडीन्स होंगे। तो टोटल शुगर 2 टाइप की थी, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस टोटल 5 है, ATGC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल पायरिमिडीन्स हैं। ओके, अब ये चीज़ें और डिटेल में हम पढ़ेंगे तब और क्लियर होंगी। आपने अभी नाइट्रोजनस बेस याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, एडेनिन और ग्वानिन दोनों में होते हैं, DNA RNA में। साइटोसिन और थाइमिन भी दोनों में होते हैं, DNA और RNA में। सॉरी, साइटोसिन जो होता है वो भी दोनों में होता है, थाइमिन ओनली DNA में होगा, यूरेसिल ओनली RNA में होगा। यही लिखा है जो समझाया था, ATGC AUGC, थाइमिन DNA में, यूरेसिल RNA में, बाकी तीनों कॉमन। लास्ट कंपोजिशन या लास्ट थिंग की हम बात करते हैं, वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। DNA के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होते हैं और जनरली ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल फॉस्फोरिक एसिड, है सिंगल फॉस्फेट phosphorus is surrounded by 4 OH groups, hydroxyl groups, okay, sorry, 3 hydroxyl groups and 1 oxygen. There will be single oxygen and 3 hydroxyl groups. टोटल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक सिंगल ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फॉस्फोरस भी 4 बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉस्फोरिक एसिड। अब ये तो एक सिंगल फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। तो DNA में कई बार ट्राईफॉस्फेट, जैसे ATP हम पढ़ेंगे, एक ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। तो अगर फॉस्फेट और फॉस्फेट आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। किस तरह से बनाएंगे, देखिए, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर OH हो गया, इधर भी OH है, इधर भी OH है, ये दूसरा फॉस्फेट है, इधर OH है, इधर भी OH है और इधर भी OH। तो इसका OH और इसका OH वाटर निकलेगा, क्या बच गई, एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये फॉस्फेट डायरेक्ट ऑक्सीजन के थ्रू इसकी बच गई, सपोज यहाँ पे बॉन्ड बना लिया इन्होंने, तो ये बॉन्ड बना, इसको हम बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और इन बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में। इसीलिए जब ATP टूटते हैं, एडिनोसिन ट्रायोज फॉस्फेट, जिसमें 3 फॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट टूट गई तो एक बॉन्ड क्या टूट गया, एनहाइड्राइड बॉन्ड टूट गया, एनर्जी मिल गई बॉडी को। 2 से एक फॉस्फेट और टूट गई, फिर से एनर्जी मिल गई बॉडी को। इस तरह से ATP हमें एनर्जी देते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉस्फेट था, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पे इसका OH होना था,
इधर इसका OH होना था तो OH मिलके ये वाटर निकल गया और एक ऑक्सीजन जो बच गई थी उसके थ्रू ये बॉन्ड हो गए। तो पर्टिकुलरली ये बॉन्ड फॉस्फोएनाइड्रेट बॉन्ड हुआ, यहाँ पे भी ये बॉन्ड क्या हुआ, एनाइड्रेट बॉन्ड हुआ। यहाँ पे 3 फॉस्फेट अटैच हैं, 1 2 3। सो इट वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द DNA। टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अपकमिंग वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होती है इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों कंपोनेंट से, जो कि शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड है। दोनों में ही, DNA में और RNA में, दोनों में ही आपके यही 3 कंपोनेंट्स होंगे। शुगर्स डिफरेंट हो सकती हैं, नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।